चलो, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने आरबीआई का पार्ट फर्स्ट देखा। उसमें हमने ये देखा कि आरबीआई का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस प्रकार का एक्ट बना था आरबीआई में, और कुछ बेसिक जानकारी थी आरबीआई से संबंधित। ये है आरबीआई का पार्ट टू, यानी कि आरबीआई का अगला चरण। मैंने आपसे कहा है आरबीआई से संबंधित जो क्लास होगी वो 3 भागों में पूरी की जाएगी, और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये पूरी तरह से एमपीपीएससी जो प्री है 2021 को, उसको ध्यान में रख कर दिया जा रहा है। मैं जान रहा हूँ कि एमपीपीएससी कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछने लगा है, तो उसको ध्यान में रखकर ही ये क्लास ले रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जहाँ मुझे ज़रूरत है मैंने वहाँ पर इसको इनपुट दिया है। जैसे वो प्रश्न पूछ सकता है कि आप आरबीआई के कार्य में निम्न में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। तो आरबीआई के बहुत सारे कार्य हैं। आरबीआई बैंकिंग से लेकर नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है, लेकिन हमें ऐसे प्रमुख कार्यों को देखकर जाना है जिससे हम वहां पर दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन का पता लगा पाए। आरबीआई के प्रमुख कार्यों में मैंने लिखा हुआ है, जैसे आरबीआई मुद्रा को जारी करने का काम करता है। आरबीआई एक मुद्रा जारी करता है। आरबीआई तरलता नियंत्रण का काम भी करता है, समझेंगे क्या होता है। बैंकों के बैंक का काम करता है, सरकार के बैंक का काम करता है, और विदेशी मुद्रा भंडारण में भी आरबीआई अपनी भूमिका निभाता है। एक एक करके समझते हैं कि आरबीआई के संबंधित जो कार्य हैं वो कैसे समझने हैं। पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं मुद्रा जारीकर्ता के लिए। इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो डायमेंशन मैंने खोले हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुद्रा जारीकर्ता के लिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको एक क्लास लिया था आपने, जिसमें मैंने बताया था कि मुद्रा के संबंधित कुछ कथन दिए गए थे। उसमें मैंने एक नाम लिया था वॉकर। वॉकर ये कहते हैं मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। मैं यहाँ पर और थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं। वॉकर के साथ साथ एक और अर्थशास्त्री का नाम लिया जाता है जिसे बोलते हैं हार्टले ब्रदर्स। हार्टले ब्रदर्स जो हैं उनको भी इसी परिभाषा का जनक माना जाता है या सहभागी माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में वॉकर और हार्टले ब्रदर्स हैं, हालांकि ऐसा नहीं होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप हार्टले ब्रदर्स को प्राथमिकता दें। हालांकि दोनों ही सहपाठी हैं और एक ने परिभाषा दी है, दूसरे ने उसका स्पष्टीकरण किया है। ये मेरा क्लैरिफिकेशन है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अब मुद्रा से संबंधित क्या फैक्ट बन सकते हैं, जैसे वो ये पूछ सकता है कि बताइए गर्म मुद्रा निम्न में से किसे कहा जाएगा। ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी पूछ सकता है आपसे। भले ही उसने आपके सिलेबस में मुद्रा शब्द यूज नहीं किया है, लेकिन आरबीआई शब्द यूज किया है, और आरबीआई का एक काम मुद्रा को जारी करना है। तो क्यों ना हम मुद्रा की जो डायमेंशंस हैं उनको ही देख लें एक बार। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि वैधानिक मुद्रा क्या कहते हैं। वैधानिक मुद्रा को इंग्लिश में लीगल टेंडर कहा जाता है। सीधी सी बात है, ऐसी कोई भी मुद्रा या करेंसी जिसे आप लेने से या स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते। यदि आप मना करते हो तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक 100 का नोट है और मैं आपकी दुकान पर आता हूँ और वो 100 का नोट मैं आपको देता हूँ। तो अगर आप उस 100 का नोट को लेने से मना कर देते हैं तो आपके ऊपर सरकार के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे द्वारा दिया गया 100 का नोट एक वैधानिक मुद्रा है, एक लीगल टेंडर है। अब मान लो मेरे पास 500 का पुराना नोट है जो हाल ही में 2016 में हुए विमुद्रीकरण में बंद हो गया। अगर वो 500 का नोट लेकर मैं आपकी दुकान पर आता हूँ तो आप उसे लेने से मना कर सकते हैं। आप उसको स्पष्ट रूप से मुझसे कहते हैं मैं इसको नहीं लूंगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ तो ये 500 का नोट 2016 से पहले वैधानिक मुद्रा था, 2016 के बाद अब ये वैधानिक मुद्रा नहीं रहा। मोदी जी ने आकर यही बोला था कि 1000 और 500 के नोट 2016 के बाद 8 नवंबर से, यानी 8 नवंबर के बाद से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आप ध्यान से सुनना, अभी हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट आया है। क्रिप्टो करेंसी को अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक प्रकार की है, जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन सिस्टम से चलने वाली करेंसी है, और उसके लिए भारत सरकार ने आरबीआई की तरफ से बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में इलीगल नहीं है, यानी कि उसको अगर आप रखते हो तो आप जुर्म के भागीदार नहीं माने जाओगे, लेकिन लीगल टेंडर भी नहीं है। मतलब उसके द्वारा आप किसी को अगर देते हैं तो सामने वाला लेने से मना कर सकता है। पॉइंट समझ में आया। क्रिप्टो करेंसी भारत में इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर भी नहीं है। अब प्रश्न ये आएगा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके क्या स्टैंड है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में जो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है,
और इतना पैसा अगर भारत में निवेश किया गया है और उसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन सिस्टम से बनता है तो इसमें केवाईसी भी नहीं हो सकती, तो पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में दंगे अगर कराने हैं और भारत में क्रिप्टो करेंसी बंद नहीं करते हो तो दंगों के लिए जो हथियार आने हैं उसके लिए जो खरीद बिक्री होगी उसका कोई भी केवाईसी नहीं होगा, यानी उसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरा डायमेंशन ये है कि जब भारत को क्रिप्टो करेंसी बंद करनी थी तो क्रिप्टो करेंसी जब भारत में आ रही थी तभी बंद करनी चाहिए थी। अब 6 लाख करोड़ का निवेश जब हो चुका है तब आप बंद करेंगे तो जो निवेशक है वो रोड पर आ जाएंगे और भारत की नीति निवेशक या जो नीति निर्माता है उनके प्रति निवेशकों का विश्वास कम हो जाएगा। तो भारत पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति में है कि ना तो वो निगल सकता है और ना ही उसको बाहर कर सकता है। देखते हैं भविष्य में क्या स्टैंड है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो वर्तमान में लीगल टेंडर नहीं है लेकिन इलीगल भी नहीं है भारत में, है ना। ब्लॉकचेन सिस्टम से चलती है ये क्रिप्टो करेंसी। चलिए अब आगे चलते हैं। सर ऐच्छिक और साख मुद्रा क्या होती है? ऐच्छिक का मतलब होता है ऑप्शनल, साख का मतलब होता है क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में साख और ऐच्छिक आए तो एक ही बात है, इंग्लिश में बोलते हैं ऐच्छिक को ऑप्शनल और साख को बोलते हैं क्रेडिट। यानी ऐसी मुद्राएं होती हैं जिसे आप लेने से मना कर सकते हो, सामने वाले की इच्छा के ऊपर है वो उसे स्वीकार करे कि ना करे। जैसे मान लो आप कोचिंग में आते हैं फीस जमा करने के लिए और आपने फीस जमा की है चेक के द्वारा, तो मोहित सर हो सकता है आपसे वो चेक लेने से मना कर दें और मोहित सर ये बोल दें कि भाई मैं चेक स्वीकार नहीं करता, या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो हो सकता है हमारी संस्था क्रेडिट कार्ड को लेने से मना कर दे। ऐसा नहीं है कि हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, हमारी संस्था सार्वभौमिक वित्तीय संस्था के रूप में काम करती है। आपके द्वारा किसी भी प्रकार की प्रणाली का भुगतान वेदांत संस्था में स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। तो ऐच्छिक मुद्रा समझ में आनी चाहिए कि जो सामने वाले पर निर्भर करती है। अब अगर कोई चेक नहीं लेता है तो इसके लिए आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते, तो ये है एक ऐच्छिक और साख मुद्रा कहा जाएगा। तो चेक हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, सोना हुआ, ये ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत लाई जा सकती है। आगे है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का मतलब है जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू माने उसका जो आंतरिक मूल्य है वो अंकित मूल्य से कम हो। उदाहरण के लिए भारत सरकार में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2011 से पहले जो 2 रुपए के सिक्के आते थे उनका वजन और 5 रुपए के सिक्के का वजन हल्का नहीं होता था, काफी भारी होता था। यानी उसकी जो आंतरिक मूल्य था उसके अंकित मूल्य के बराबर या ज्यादा हुआ करता था, एक्चुअली ज्यादा होता था। इसका एक केस आया था महाराष्ट्र में कि जो भिखारी होते थे वो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के लेते थे मोस्टली भीख के समय। तो उसका फायदा ये होता था जो भी उनसे भीख मंगवाता था तो वह सिक्के करोड़ों की मात्रा में इकट्ठे होते थे। फिर उन सिक्कों को पिघलाकर धातु निकाली जाती थी और धातु जो निकलती थी वह वास्तव में सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा होती थी। तो सरकार ने जब देखा कि जो धातु का इस्तेमाल यानी सिक्के का इस्तेमाल धातु बनाने में हो रहा है तो सरकार ने निर्णय लिया कि अब हम सिक्के सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलाएंगे। यानी सिक्के पर लिखा तो 1 रुपए होगा लेकिन उसके जो सिक्के की वैल्यू है वास्तव में 1 रुपए नहीं होगी, तो संकेत के रूप में चलेगी। जैसे 100 रुपए का नोट ले लो आप, 100 रुपए के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए। थोड़ा सा और अच्छा उदाहरण समझिए, 500 रुपए का नोट ले लो आप। अब 500 रुपए पर लिखा हुआ है 500 रुपए नोट, कौन सा वाला? पुराना वाला। तो 2016 से पहले वह 500 में चलता था, लेकिन अगर मार्केट में किसी को दोगे तो वह 2 रुपए में भी कोई खरीदेगा नहीं। इसका मतलब उसका आंतरिक मूल्य कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर जो लिखा है वही उसका वैल्यू है। तो ऐसी मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ आपका समय बचाने के लिए, और आप कतई गधे होगे तो मेरे वैल्यू को नहीं समझेंगे। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये एमपीपीएससी से संबंधित है पूरी तरह से, वो भी प्री के लिए। मेंस का डायमेंशन खोल ही नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आती है प्रमाणिक मुद्रा या मानक मुद्रा। प्रमाणिक का मतलब होता है, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड मुद्रा। यानी ऐसी मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंटेड वैल्यू, यानी उसका आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। जैसे सोने का सिक्का। अब सोने के सिक्के को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस पर अगर मैं कुछ भी वैल्यू लिख दूं तो सोना ही है साहब, है ना। ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो सोना एक स्टैंडर्ड करेंसी के रूप में जाना जाता है, मानक मुद्रा या प्रमाणिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला होता है प्लास्टिक मनी। जितने भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं, जो भी आपको कार्ड दिए जाते हैं, वो सब प्लास्टिक मनी होती है। अब अगला प्रश्न कि सर जो गेम कार्ड बनाए जाते हैं कहीं कहीं मॉल के अंतर्गत, क्या वो भी प्लास्टिक मनी का भाग माना जाएगा?
मेरा जवाब है जिससे लेन देन हो सके वस्तु और सेवा का, वो सब कार्ड प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आएंगे। तो जितने भी प्रकार के कार्ड हैं वो सब प्लास्टिक मनी माने जाएंगे। अगला है नजदीकी मुद्रा, नियर मनी इंग्लिश में कहते हैं। नियर मनी का मतलब है कि ऐसी मुद्रा जो तरलता में बड़ी आसानी से बदल जाए। उदाहरण के लिए मेरे पास एक चेक है और दूसरा मेरे पास 100 का नोट है, और मैं तुम्हारी दुकान पर आता हूँ, तो मुझे बताइए आप दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे। आपका जवाब है सर 100 रुपए का नोट, क्योंकि 100 रुपए का नोट ज़्यादा तरल है चेक की अपेक्षा। चेक लेंगे, फिर बैंक में जाएंगे, फिर तुड़वाएंगे, फिर पैसा बनेगा। तो नियर मनी का मतलब है जो जल्दी से तरलता में कन्वर्ट हो जाए, है ना, उसको हम नियर मनी के रूप में मानते हैं। आगे आते हैं गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं। ऐसी मुद्रा जिसमें प्रवाह का दर ज्यादा हो, यानी कि गमन की प्रवृत्ति ज्यादा हो, जो मुद्रा ज्यादा देर समय तक ठहरती ना हो। शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा हॉट करेंसी माना जाता है। शेयर मार्केट भेड़ चाल है, विक्टिम ऑफ रेट रेस। अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो पैसे का निवेश ज़्यादा होगा, शेयर मार्केट गिरता है तो पैसे का निवेश निकाल लिया जाएगा, विनिवेश हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में जो मोस्टली पैसा आता है उसको मैं हॉट करेंसी के रूप में समझा सकता हूँ आपको। चलिए अगला है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसकी मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम हो, यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पर आपूर्ति नहीं हो पा रही। अच्छा उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी। सभी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, वर्तमान में वो है 35, 40, 50 लाख रुपए तक का एक क्रिप्टो करेंसी जा रहा है। तो उसकी मांग ज़्यादा है पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जैसे कि HDR क्रिप्टो है ना, जैसे कि अमेरिका का डॉलर, ये भी एक प्रकार का दुर्लभ, दुर्लभ माने होता है हार्ड करेंसी है ये। हार्ड मतलब बहुत रेयरली मिलती है ये, है ना। फिर आती है सुलभ, सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी का मतलब जिसकी आपूर्ति ज्यादा है और मांग कम है, जैसे वेनेजुएला की मुद्रा, भूटान की मुद्रा, नेपाल की मुद्रा, अपने छोटू की मुद्रा यानी पाकिस्तान की मुद्रा। मजाक कर रहा हूँ, उसको मैं नीचे दिखाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। कॉशन मनी क्या होती है? अरे कॉशन मनी सीधी सी बात है, गिरवी रखने के लिए प्रयोग की गई मुद्रा। अरे हम कल को तुम लोग SDM बनने के बाद मुझे फ़ोन करो कि हमने आपकी गाड़ी कब्जे में रख ली है, अगर अपनी गाड़ी की सलामती चाहते हो सर तो इतने रुपए का चालान कटवाने के लिए आ जाइए। तो जो किसी गारंटी के रूप में मुद्रा रखी जाती है, कोलेट्रल के रूप में मुद्रा रखी जाती है, उसे हम कॉशन मनी कहते हैं, है ना। आप लोग जब किराए पे रह रहे हो तो जितने भी बच्चे बच्चियाँ किराए पे रहते हैं, जो मकान मालिक होता है वो 1-2 महीने का रनिंग मांगता है आपसे, वो रनिंग ही है कॉशन मनी, ध्यान रखना। धातु मुद्रा जो धातु पे बनाई जाए, और क्रिप्टो करेंसी तो आपको मालूम ही है कि ये एक प्रकार का ब्लॉकचेन सिस्टम से चलने वाला करेंसी है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना लेंगे कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट में इसको समझाया है। ध्यान रखना, मुद्रा को जारी करने का अधिकार RBI के पास दिया गया है धारा 22 के अंतर्गत। RBI एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 1000 रुपए से ज्यादा, 10,000 रुपए से ज्यादा का नोट नहीं छाप सकता। RBI जो नोट की छपाई करता है, तो भारत में कुल 4 ही नोट प्रेस हैं, 2 गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास, और 2 RBI के पास है। जो RBI के पास है वो है मैसूर और साल्बोनी। साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है, मैसूर कर्नाटक में है। मैंने पिछली क्लास में इसका डिस्कशन किया है, तो मैंने ये भी बताया है कि RBI 10,000 से ज़्यादा का नोट नहीं छाप सकता। RBI वर्तमान में भी 2,000 रुपये का नोट छापता है। 1 रुपये के कम जो 1 रुपये का नोट है उस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, और 1 रुपये से अधिक के नोट पर RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। और भारत का पहला ऐसा गवर्नर था जिसने अपने नोट पर पहली बार साइन किए थे, वो थे रॉबर्ट जो जेम्स टेलर, यानी जो ओसवान स्मिथ जॉब साहब थे, वो पहले गवर्नर जरूर थे RBI के, लेकिन उन्होंने नोट पे साइन नहीं किए थे। पहली बार नोट पे साइन किए थे जेम्स टेलर साहब ने, ये ध्यान रखना है। फिर एक कॉइनेज एक्ट आता है। कॉइनेज एक्ट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 1,000 रुपये का सिक्का ही आप छाप सकते हैं। उससे ज़्यादा का सिक्का अगर छापना है तो कॉइनेज एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे ही 10,000 से अधिक का नोट छापना है तो RBI एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1997 में RBI एक्ट में संशोधन किया गया था कि NBFC को भी अब RBI का पार्ट माना जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को। NBFC के बारे में भी क्लास होनी है, क्योंकि MPPSC ने कहा है कि NBFC के बारे में पढ़ के आइए, तो 2 क्लास NBFC पे भी लूंगा। आगे समझना, क्या सर सिक्के, आपने कहा कि 10 रुपए का सिक्का अगर ऑटो वाला लेने से मना करता है तो क्या 10 रुपए का सिक्का लीगल टेंडर है? बिल्कुल है, लेकिन सिक्के लीगल टेंडर एक लिमिट तक रहेंगे। 25,000 रुपए तक के ही सिक्के लीगल टेंडर माने जाएंगे। नहीं तो तुम कल को किसी दुकान पर चले जाओ और उसको 1,00,000 रुपए के सिक्के पकड़ा दो, 1-1 रुपए के, और उससे कहो कि मुझे बाबू के लिए गिफ्ट चाहिए, तो वो तो सामने वाला गिन गिन के पागल हो जाएगा। तो सरकार ने नियम निकाला है कि सिक्के अधिकतम 25,000 तक ही मान्य होंगे, ये बात ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। 2000 का नोट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसका कलर भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, है ना, और उसके पीछे जो चित्र छपा हुआ है उसके बारे में बात की थी, एक बार और सुन लो कि 2000 नोट पर मंगलयान छपा हुआ है, 500 के नोट पर लाल किला है, 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप है, 100 रुपए के नोट पे रानी की बाव, यह गुजरात में है। रानी बाव का मतलब होता है बावड़ी, जो एक प्रकार का तालाब होता है जो पत्थर और सीमेंट से बनाया जाता है। एक्चुअली उस समय सीमेंट नहीं था। राजाओं या इतिहास के पिछले पन्नों में खोलकर देखते हैं तो उनके द्वारा जल संरक्षण को परंपरागत तकनीक से संजोए रखने के लिए जो तालाब बनाए जाते थे उसे ही बावड़ी कहते हैं, बाव कहते हैं राजस्थान में और गुजरात साइड में। 50 रुपए के हम्पी के खंडर यानी हम्पी, और 20 रुपए पर एलोरा की गुफाएं, और 10 रुपए पर सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। तो ये ध्यान रखना है आपको, और यहाँ से चीजें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ से इतिहास का क्वेश्चन बनेगा कि मुझे बताइए इसमें से कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें यूनेस्को की धरोहर में रखा गया है। सभी हैं या नहीं है, मध्य प्रदेश में कितने हैं, और उनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कब कैसे कैसे रखा गया है, ये भी आपका प्रश्न बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो समझदार बच्चा होगा वो यहाँ पे काम कर लेगा। मुद्रा से संबंधित इससे ज़्यादा हमें कुछ अभी समझने की जरूरत नहीं, प्री के लिए इतना पर्याप्त है। चलिए, पहला कार्य हो गया है आरबीआई का। अगला कार्य है आरबीआई का तरलता का नियंत्रण। अब पॉइंट ये है कि सर तरलता का नियंत्रण का मतलब क्या है, तो मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूँगा, वो चीज़ को समझने की कोशिश करो। मान लो हमारे पास ये आरबीआई है और यहाँ पर कोई एक कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है ऐसी बैंक है जिसमें कोई आम नागरिक जाके खाता खोल सकता है, उनको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। और अगर आम नागरिक खाता नहीं खोल सकता तो उन्हें डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। जैसे नाबार्ड, नाबार्ड में तुम्हारी और हमारी औकात ही नहीं है कि खाता खोल पाए, तो नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक मानी जाएगी। और ऐसी बैंक है जिनमें आम नागरिक खाता नहीं खोल सकता, उन्हें नॉन कॉमर्शियल, वो अगर खोल सकता है तो उन्हें कॉमर्शियल बैंक कहा जा सकता है। तो आप जिस भी बैंक में जाके यदि आप लेन देन कर सकते हो, खाता खोल सकते हो, चेक ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, कोई भी वित्तीय संस्था समझ लेना वो बैंक है। और अगर आप उसमें काम नहीं कर सकते तो वो नॉन बैंक है। अब सर आरबीआई डेवलपमेंट बैंक क्यों नहीं है? आरबीआई तो अपने आप में अपेक्स बॉडी है, तो उसे डेवलपमेंट बैंक क्यों कहा जाएगा? तो मैंने कहा कॉमर्शियल बैंक, यानी जिसमें आप खाता खोल सकते हो। कोई भी बैंक सोच लो, एसबीआई, ओरिएंटल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। और मैंने यहाँ पर एक और बैंक ले ली है, जिसे भी मैंने नाम दे दिया है। यहाँ पे मैंने बैंक ले ली, इसको भी मैंने कह दिया है कॉमर्शियल बैंक। तो आरबीआई हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, ये दो कॉमर्शियल बैंक है। इसका नाम रख दिया है एसबीआई, उदाहरण के लिए समझना भी, और इसको कर दिया है पंजाब नेशनल बैंक। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरिया। मैंने पढ़ाया था, ध्यान करो आप लोग। अब ये जो हरिया है इसको पैसा चाहिए है, और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था बैंक मुद्रा बाजार का हिस्सा है, और मुद्रा बाजार में मुद्रा का लेन देन या वित्त का लेन देन अल्पकालिक समय के लिए होता है। और यहाँ अल्पकालिक समय का मतलब होता है एक साल से कम। दीर्घकालिक समय का मतलब 1 साल से ज़्यादा, जो शेयर मार्केट का हिस्सा जिसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। तो मुद्रा बाजार में बैंकिंग आ रही होती है। अब हरिया मुद्रा बाजार में कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे उधार लेने जाता है। तो तरीका क्या होता है बैंकों के काम करने का? बैंकों के पास जो भी पैसा जमा होता है उसे हम एनडीटीएल कहते हैं, और एनडीटीएल में कासा और राफा होता है। क्योंकि ये हम अगली क्लास में समझने वाले हैं, जो तीसरा पार्ट आएगा आरबीआई का, कि कैसे कासा कैसे राफा काम करता है, वो नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। अभी शॉर्ट में समझिए आप। तो हरिया गया कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा लेने के लिए। अब ये कॉमर्शियल बैंक कोई पैसा नहीं है, मान के चलना। अब ये चाहता है कि मैं किसी और से उधार ले लूँ। तो जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती है दीर्घकाल के लिए, तो उसे बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट का मतलब है 7 दिन से ज़्यादा लेकिन 1 साल से कम। और जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले 1 दिन से लेकर 14 दिन के लिए, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले केवल 1 रात के लिए, तो उसे एमएसएफ कहते हैं। 3 नाम आए हैं, ध्यान से सुनना। बैंक रेट, यह 7 दिन से लेके 1 साल तक होता है। रेपो रेट 1 दिन से लेके 14 दिन तक के लिए होता है। एमएसएफ केवल 1 दिन के लिए होता है। एमएसएफ को ओवरनाइट कहते हैं। इसको डिटेल में अगले पार्ट 3 में समझेंगे, अभी केवल फैक्ट पे ध्यान दो। उल्टा देखते हैं, कभी कभी आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक की जो अधिक तरलता है उसको सोखने के लिए उसको लौटकर ब्याज देता है। तो किताबों में लिखा हुआ है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से उधार लेता है, गलत। उधार नहीं लेता, उसकी तरलता को सोख रहा है। तो आरबीआई जिस दर पर उसकी तरलता सोखता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये रेपो रेट का मतलब होता है, आर का मतलब रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट।
है ना, रेपो रेट बोलते हैं इसको। तो ये जो है ये एक सीक्वेंस है जो काम करता है। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई ब्याज देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, और इन तीनों में कॉमर्शियल बैंक ब्याज देता है आरबीआई को। कभी कभी क्या होता है कि जो एमएसएफ है, जो ओवरनाइट रेट बोली जाती है, कभी कभी कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ना लेते हुए एक रात के लिए किसी दूसरी कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले ले, तो उसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट आप समझने की यहाँ कोशिश करिएगा। कॉल मनी मार्केट और एमएसएफ में क्या समानता है? समानता ये है कि पैसा केवल एक रात के लिए उधार मिलेगा। तो अंतर क्या है? एमएसएफ में लेन देन होता है आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच में, जबकि कॉल मनी मार्केट में लेन देन होता है कॉमर्शियल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा हमें इसमें कोई चीज़ आज नहीं समझनी है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में हम इसको कॉन्सेप्चुअल लेके क्लास चलेंगे। वापस से इस क्लास में आइए आप लोग। तो हमने कहा है कि तरलता को नियंत्रित करती है। तरलता का मतलब क्या होता है और नियंत्रण का मतलब क्या होगा, उसको समझना है। जब भी बोलूँगा तरलता, तो तरलता का मतलब है पैसा गांव की भाषा में। और एक शब्द आता है तरलता की लागत। लागत का मतलब होता है ब्याज। अब शब्द सुनो, तरलता की लागत बढ़ गई, तो तरलता का मतलब पैसा और लागत का मतलब ब्याज। तो इसका मतलब है ब्याज बढ़ गया। तरलता की लागत बढ़ने का मतलब ब्याज बढ़ गया, और ब्याज बढ़ने का मतलब पैसा महंगा हो गया। वो इकोनॉमिक्स में जो चीज़ महंगी होती है उसे इंसान कम खरीदता है। तो जब आरबीआई ब्याज को बढ़ा देता है तो लोग बैंक से कम पैसा उधार लेते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लो ये कॉमर्शियल बैंक है। अब कॉमर्शियल बैंक में एक व्यक्ति है एक्स नाम का जो पैसा जमा करने जा रहा है, और एक व्यक्ति है वाई नाम का जो पैसा उधार लेने जा रहा है। अब आरबीआई ये चाहता है कि ये लोग, अगर पैसा मैं इनको देता हूँ, क्योंकि मुद्रा का काम है, पैसे का अपना उद्देश्य होता है खर्च करना। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप निश्चित रूप से उसको खर्च करोगे, तो खर्च करके आप वस्तु और सेवा की मांग करते हो। तो आरबीआई सोचती है कि आपकी जेब से पैसा ही निकाल लिया जाए तो आप मांग ही नहीं कर पाओगे। तो पैसा निकालने का मतलब है तरलता को महंगा कर दो, यानी कि जो ब्याज है उसको महंगा करो। तो उसके दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। जैसे ही आरबीआई ब्याज महंगा करती है तो कॉमर्शियल बैंक भी ब्याज महंगा कर देगी। तो जो व्यक्ति जमा करने के लिए आता है, जो व्यक्ति जमा करने के लिए आता है, उसको लाभ ज़्यादा होगा। तो जो अपनी जेब में पैसा रख के घूम रहे हैं बाजार में मांग करने के लिए, उनको जब ये खबर लगती है कि बैंक ने पैसा महंगा कर दिया है, रखने पे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो वो मांग ना करते हुए बैंक में पैसा जमा करना ज़्यादा स्वीकार करते हैं। तो उनकी जेब से पैसा निकल के बैंक में चला गया, वो लोग मांग नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति उधार लेने गया था, उस व्यक्ति ने देखा बोर्ड पर लगा हुआ कि ब्याज महंगा हो गया है, तो वो व्यक्ति ब्याज महंगा होने का उधार नहीं लेगा। तो उसको उधार नहीं मिला, उसके पास पैसा नहीं है, वो जिसके पास था उसने जमा कर दिया, उसके पास भी पैसा नहीं है। तो इस प्रकार तरलता कहाँ आ गई है? बैंक में। तो तरलता की मात्रा उन लोगों के पास कम, यानी पैसा कम, तो मांग भी कम होगी, क्योंकि पैसे की मांग ही वस्तु की मांग होती है। ऐसा आरबीआई मानकर चलता है। तो आप यहाँ तक ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। अब हम समझते हैं कि ये तरलता को नियंत्रित कैसे करता है आरबीआई। फैक्चुअल क्लास है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मेंस की क्लास में बहुत डिटेल में बात करूंगा आपसे। ये फ्री की क्लास के लिए लेक्चर है, उसी के हिसाब से आपको ये देखना है, ठीक है। मात्रात्मक में एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ में दो रेट आती हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब प्रश्न आएगा कि एलएएफ कब लॉन्च किया गया भारत में, तो आंसर है 2000 में। एलएएफ में दो चीजें शामिल होती हैं, रेपो रेट शामिल होती है और रिवर्स रेपो रेट शामिल होती है। रेपो का मतलब फुल फॉर्म होता है रेपो, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट, है ना। हम मेंस में समझेंगे, अभी सिर्फ फैक्ट पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। दूसरा मात्रात्मक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन और एमएसएस, ओपन मार्केट ऑपरेशन और एमडब्ल्यूएस में क्या अंतर है? ओपन मार्केट ऑपरेशन और एमडब्ल्यूएस में क्या अंतर है? बेसिक सा अंतर समझना भाई। एमडब्ल्यूएस का मतलब है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, और ओएमओ का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन। दोनों में बेसिक अंतर समझना। एमडब्ल्यूएस में आरबीआई सरकार की प्रतिभूतियों को केवल बेचने का काम करता है। इसमें केवल और केवल बेचा जाएगा। शरीर के सभी सुराग खोलकर सुनना ध्यान से, केवल बेचा जाएगा। किसमें? एमएसएस में। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचा भी जाएगा और खरीदा भी जाएगा, दोनों काम होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अब सर इसका फायदा क्या होगा? मानकर चलना कि आपके पास ज्यादा पैसा है
और आरबीआई चाह रही है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ रही है क्योंकि आप मांग कर रहे हो। मांग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसा है। पैसे का उद्देश्य क्या होता है? मांग करना। अब आरबीआई आपके पैसे को अपने पास रखना चाहती है, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी। कैसे? आरबीआई एक बॉन्ड निकालेगी और उस पर लिखा होगा 500 रुपये, और उस 500 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको। तो यदि आरबीआई का बॉन्ड आप खरीदते हो तो आपका पैसा आरबीआई के पास आएगा। तो इसका मतलब जब आरबीआई बॉन्ड बेचेगा तो मार्केट की तरलता कम होगी। समझना ध्यान से, आरबीआई बेचेगा, तो बेचेगा तो तुम खरीदोगे ना, तो तुम्हारा पैसा मेरे पास आएगा, यानी मैं आरबीआई हूँ। और जब तुमने जो लिया था 500 रुपए का बॉन्ड, ये 6 महीने के लिए था, मान के चलो 6 महीने के बाद तुमसे ये मैं अपना वापस लूंगा। तो जब मैं तुमसे ये कागज वापस लूंगा तो 500 रुपए के साथ कुछ ब्याज भी दूंगा। तो जब आरबीआई खरीदती है तो मार्केट में पैसा पहुंचता है, और आरबीआई जब बेचती है तो मार्केट से पैसा कम हो जाता है। अबे गधो, समझ रहे हो कि मैं ही समझ रहा हूँ? फिर से सुनो, एमएसएस ये केवल बेचने का काम करेगा। और बेचने का मतलब क्या है? तरलता सिर्फ कम करने का काम करता है ये। और ओपन मार्केट ऑपरेशन तरलता कम भी कर सकता है, तरलता बढ़ा भी सकता है, दोनों में ये डिफरेंस है। एमएसएस कब आया था? तो एमएसएस को लॉन्च किया गया था 2004 में। एमएसएस कब आया था? एमएसएस लॉन्च किया गया था 2004 में। फिर आते हैं एमएसएफ। हमने सीखा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब 24 घंटे के लिए पैसा उधार देना। अब सुनो, एमएसएफ और एलएएफ में क्या डिफरेंस है? एलएएफ सभी प्रकार के क्लाइंट को मिल सकता है, वो क्लाइंट हो या ना हो मैटर नहीं करता। एमएसएफ केवल उसी को मिलेगा जो शेड्यूल बैंक है, आरआरबी को छोड़कर। एमएसएफ में मैक्सिमम जो मिनिमम है वो 1 करोड़ है, एलएएफ में 5 करोड़ है। एमएसएफ में जो एनडीटीएल कोटा है वो यूज कर सकते हो, लेकिन एलएएफ में उतना नहीं यूज कर सकते। ये कुछ पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर सीआरआर, एसएलआर, ये क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो 4% होता है, कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। पार्ट 3 जो आने वाला है आरबीआई का लेक्चर का, हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में केवल फैक्ट देख लीजिए आप। क्या फैक्ट है? एमएसएफ कब आया? 2011 में। बीपीएलआर क्या होता है अगली क्लास में समझेंगे, लेकिन फैक्ट क्या है? 2003 में आया। बेस रेट 2010 में आया। एमसीएलआर 2016 में आया। और ईबीएमआर 2019 में आया। हम तीसरा जो लेक्चर होने वाला है वो बेटा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, उसमें मैं थोड़ा सा मेंस का टच लूंगा। हालांकि आपका प्री इन 2 लेक्चर से निकल जाएगा। आरबीआई के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तीसरे लेक्चर में हम इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और आरबीआई के चौथे लेक्चर में हम आपको बैंकों का विलय समझाएंगे। बैंकों का विलय कैसे हुआ, उसका इतिहास है, उसकी एक कहानी है, वो सुनाएंगे। तो 4 लेक्चर आपके आरबीआई के होने हैं, उसमें पूरा आरबीआई आपका खत्म हो जाएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस चीज़ के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुनना, ये जो मात्रात्मक है, इस मात्रात्मक को कवर करने का यानी चलाने का काम करता है ई कुबेर। ई कुबेर विंडो सिस्टम कौन चलाता है? इफ्टास। अब इफ्टास क्या है? पहले लेक्चर में आप जाकर देखो तो आपको मैंने संस्था बताई थी, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, उसमें इफ्टास बताया था, रैबिट बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। याद है कुछ आप लोगों को? वो ध्यान रखना यहाँ पर। चलिए, जिनने लेक्चर नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देख लें जाके, तो काम हो जाएगा आपका। गुणात्मक का मतलब है, गुणात्मक का मतलब जो मात्रात्मक ना हो। गुणात्मक में रेट में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन नैतिक दबाव जैसी चीजें डाली जाती हैं। जैसे सीमांत आवश्यकता गुणात्मक के अंतर्गत आएगा। क्या होता है? लेक्चर 3 में समझेंगे। आनुषंगिक आवश्यकता, साख स्वीकृतिकरण, विभेदी ब्याज दर और नैतिक दबाव, ये आरबीआई नियंत्रण के अंतर्गत गुणात्मक चयन में आता है। इनके बारे में डिटेल में आप लेक्चर 3 आपको देखना ही पड़ेगा। ये सिर्फ प्री के बेस पर है। लेक्चर 3 और 4 थोड़ा मेंस टच देगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली क्लास में हम बढ़ते हैं। तो हमारी अगली जो क्लास है उसमें बताता है कि बैंकों का बैंक के रूप में भी काम करता है। तो वर्तमान में क्या कंडीशन है बैंकों की? आपको मालूम है कि आरबीआई के अंतर्गत 2 प्रकार की बैंकें होती हैं, एक शेड्यूल बैंक और एक नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक क्या होती है? ऐसी बैंकें जो आरबीआई एक्ट 1934 में कुल 61 धाराएं हैं, उसमें से धारा नंबर 2 सेक्शन ई में लिखा है कि ऐसी बैंकें जिसमें 4 काम हो वो शेड्यूल बैंक कहलाएंगे। तो किसको शेड्यूल बैंक कहा जाएगा? पहला, जो सीआरआर और एसएलआर रखते हो। ऐसी कोई भी बैंक जो सीआरआर और एसएलआर रखे उन्हें हम शेड्यूल बैंक के अंतर्गत काउंट करेंगे।
तो सर एनबीएफसी में जो डिपॉजिट वाली है वो भी तो रखती है, क्या वो शेड्यूल बैंक होंगी? हम एनबीएफसी में पढ़ेंगे, उसका अलग से लेक्चर होने वाला है, एमपीपीएससी में पूछा है। दूसरा ध्यान रखना कि कोई भी बैंक जिसका एनडीटीएल 750 करोड़ से ज्यादा है, ध्यान रखना, अगर 750 करोड़ से कम है तो शेड्यूल बैंक का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है वो। तीसरा ये है कि वह 3 साल से लाभ में चल रहा हो। 3 साल से कोई बैंक अगर लाभ में चल रहा है तो उसे हम शेड्यूल बैंक कहेंगे। हाल ही में आपने सुना हो पीएमसी बैंक महाराष्ट्र की बैंक थी, दिवालिया निकल गया। लक्ष्मी बैंक का दिवालिया निकल गया। एस बैंक जो चौहानों की महाराष्ट्र वाली बैंक थी उसका दिवालिया निकल गया। तो क्या सर इनको नॉन शेड्यूल बैंक में डाल दिया गया है? नहीं, इनके लाइसेंस ही छीन लिए जाएंगे, इनको विलय कर दिया जाएगा। इसकी भी कहानी है, हम बैंक के विलय में समझेंगे। चौथी जो है पॉइंट वो है, आपको CRAR मेंटेन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? CRAR, इसको CAR भी कहा जाता है, इसको CAR भी कहा जाता है। इसको CAR कार भी कहा जाता है, कैपिटल असेट रेशियो। अब ये CAR क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तीसरा लेक्चर तो कंपलसरी है ना। अगर आपको जानना है इनके बारे में तो अगला एपिसोड आपको देखना ही पड़ेगा, सस्पेंस वाला लेक्चर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इन 4 दशाओं को पूरा करता है कोई भी बैंक, कर लेता है 4 दशाओं को पूरा, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि वो शेड्यूल्ड बैंक है, और अगर नहीं करता है तो वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। तो सर वर्तमान में कितने नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं? देखिए, जितने लोकल एरिया डेवलपमेंट बैंक हैं उनको नॉन शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का बैंक भी नॉन शेड्यूल्ड था, लेकिन 2011 के बाद उसको आरबीआई में शामिल कर दिया गया। लेकिन सिक्किम का वर्तमान में बैंक जो है वो अभी भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आरबीआई के अंतर्गत, या आरबीआई किस राज्य के लिए बैंक के रूप में कार्य नहीं करता, तो वो आंसर है सिक्किम के लिए कार्य नहीं करता। कौन कौन से कोस्टल बैंक हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट बैंक है? तो कोस्टल बैंक, ये आंध्र प्रदेश में मुख्यालय है। कैपिटल बैंक पंजाब में मुख्यालय है। कृष्णा भीमा बैंक आंध्र प्रदेश में मुख्यालय है। सुभद्रा बैंक, इसका मुख्यालय गुजरात के नावारशी में है, और ये महाराष्ट्र में भी इसकी शाखा खोली गई है। तो ये तुम्हारे लोकल एरिया डेवलपमेंट बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक के अंतर्गत रखा जाता है। कतई गधे हो गए तो मेरी बात नहीं समझ रहे हो, है ना। क्वेश्चन आएगा नॉन शेड्यूल बैंक में क्या शर्तें होती हैं होने के लिए, क्या होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। मैंने यहाँ पर हल्का सा क्लियर कर दिया है। पूरा डिटेल में समझने के लिए मेंस का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। मेंस में आपको बैंकिंग खोल के रख दूंगा कि क्या होता है। ये प्री के हिसाब से क्लास है, तो मैं प्री के हिसाब से ज़्यादा नहीं जा सकता। चलिए शेड्यूल बैंक में आते हैं तो 2 प्रकार की बैंकें होती हैं, एक होता है कॉमर्शियल बैंक और एक होती है नॉन कॉमर्शियल बैंक। सीधी सी बात है, कॉमर्शियल बैंक ऐसी बैंकें होती हैं जिनमें जाके आप खाता खोल सकते हो। अगर आप उस बैंक में खाता खोल सकते हो तो समझ लेना कॉमर्शियल है, और खाता नहीं खोल सकते हो तो नॉन कॉमर्शियल है। माने नाबार्ड बैंक में आप खाता नहीं खोल सकते तो नाबार्ड नॉन कॉमर्शियल है, और एसबीआई में खाता खोल सकते हो तो एसबीआई कॉमर्शियल है। तो ऐसे ही पेमेंट बैंक में तो कॉमर्शियल है, आरआरबी कॉमर्शियल है, कोऑपरेटिव कॉमर्शियल है। जिसमें आप व्यापार कर सकते हो यार, इंडिविजुअली व्यापार कर सकते हो, तो वो कॉमर्शियल बैंक मानी जाएंगी। तो कॉमर्शियल बैंक देखते हैं कितनी कैसे डिवीजन हुआ है, ध्यान सुनो। एक होती है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसपे 50% से ज्यादा सरकार की हिस्सेदारी होती है, उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। इनकी संख्या वर्तमान में 12 है। फिर होती है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में अगर देखते हो तो इनकी संख्या वर्तमान में 22 है। नई बैंक जो प्राइवेट बनी है वो आईडीएफसी बैंक है, और सबसे जो पहली बनी थी वो इंडस बैंक है, और उससे भी पहले जो बिल्कुल स्टार्टिंग बनी थी आज़ादी से पहले वो सिटी यूनियन बैंक हुआ करती थी तमिलनाडु की। फिर देखते हैं विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है, तो विदेशी बैंकों की संख्या है 46। एचबीएफसी एक बैंक हुआ करती थी विदेशी बैंक, उसी ने भारत में सबसे पहली बार एटीएम खोला था। एटीएम में एक होता है व्हाइट लेवल एटीएम जो एनबीएफसी के द्वारा चलाए जाते हैं, और ब्राउन लेवल एटीएम होते हैं जो अन्य साधारण बैंकों के द्वारा चलाए जाते हैं। वर्तमान में आरआरबी की जो संख्या है वो 43 है। आरआरबी में पहले 44 आरआरबी हुआ करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की जो 3 आरआरबी हैं उनको मिक्स करके 2 आरआरबी में कन्वर्ट कर दिया गया है। आरआरबी के बारे में हम क्लास नंबर 3 में समझेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या 31 है, और ये कोऑपरेटिव बैंक में भी कौन सी वाली, स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या 31 है। पेमेंट बैंक की संख्या 3 है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या 11 है। तो ये है आपका प्रश्न। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट में करके बताइए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कौन कौन सी कमेटियां बनी थी, यानी
पेमेंट बैंक के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई। फिर हम आगे आते हैं कि नॉन कॉमर्शियल बैंक क्या होती है। इन्हें ही डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। नॉन कॉमर्शियल का मतलब जिसमें आप व्यापार नहीं कर सकते हो। तो इसमें कौन है, नाबार्ड है, सिडबी है, एनएसबी है, एक्सिम है। इनके बारे में हमने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बता दिया था। तो ये लेक्चर नंबर 2 था जो मैंने बहुत स्पीड में बहुत तेजी से बोला है, और जो जो जरूरत थी फैक्ट्री के रूप में वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। एक और, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑथेंटिक है। अगर मेरे डेटा और किसी अन्य नोट्स के डेटा में डिफरेंस मिलता है तो मेरी डेटा को प्राथमिकता दी जाएगी। अनकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ बोल दिया होगा तो कमेंट में पिन कर दिया जाएगा करेक्शन के लिए, है ना। संभवतः ऐसा नहीं होगा, लेकिन होता है तो कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लें। पार्ट नंबर 3 पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी जितनी है। इसमें मैंने फैक्ट बोले हैं। पार्ट 3 में हम कॉन्सेप्चुअल बनेंगे, और पार्ट 4 है उसमें हम आपको फाइनली कंक्लूड करके आरबीआई खत्म कर देंगे। तो 4 लेक्चर आरबीआई के लिए होने हैं। ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। दूसरी बात, एक बात और आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, वेदांत का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपको लिंक और सब्सक्रिप्शन नीचे दिया गया है, लिंक करने का नीचे दी गई है, और नीचे आपको जानकारी दी जा रही है, उस पर आप कॉल करके भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। जुड़िए वेदांत से, करिए तैयारी को मजबूत।